हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 है, उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी बात करें क्लासेस की, तो सुबह 11 बजे जो है आपको डेली बेसिस पर जीके जीएस की क्लास, और शाम को जो 7 बजे है हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पे इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए। उसी के नीचे दिया गया। आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें वहाँ पे आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ठीक है। कालीबंगा, आजमगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसमें से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे। किसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था, बताइए। किसने जो है अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था साथियों। दूसरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम ने। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, और उसका नाम जो है दौलताबाद रखा था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें। तीसरा नंबर क्या पूछेगा, मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था, बताइए। मुगल सम्राट जहांगीर जो है किसका पुत्र था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर साथी अकबर का। जो आपका बी वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन दिएगा राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। जो गाजी की उपाधि धारण कर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर उत्तर देंगे। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद ने। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखें आपका, पांचवा नंबर है, ध्यान से सुनिए क्या पूछा गया आपका। 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून बन के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस में मदरसे की स्थापना की थी, बताइए। 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है आपके वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ पर जो है मदरसे की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कलकत्ता में। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, छठा नंबर दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, या बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, सातवां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है लागू किया गया था, बताइए। बंगाल सती अधिनियम 1829 जो है किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। जो आपका दिया गया पीला विकल्प सातवें पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बंगाल सती अधिनियम 1829 वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8वां नंबर है, उत्तर देंगे। महात्मा गांधी के लिए अधिक संभारती मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, क्या, बताइए। महात्मा गांधी के लिए क्या जो है भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, क्या, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका खादी। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे आपका 9 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा और बताएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है साथियों किस वर्ष हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। इस लीग के प्रथम अध्यक्ष आपके वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, बताइए। भारत के बंटवारे की जो घोषणा है किस तारीख को की गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जून 1947 को की गई थी। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के बंटवारे की जो घोषणा है 3 जून 1947 को की गई थी। यह बंटवारा माउंटबेटन योजना तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर उत्तर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं करती, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं प्रभावित करती है, नहीं बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर होगा नेपाल से होकर नहीं बहती है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आपकी चीन, बांग्लादेश तथा भारत से होकर बहती है, यह नदी नेपाल से होकर नहीं बहती है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग डुंग नामक हिमनद से हुआ है। इसकी लंबाई आपकी 2900 किलोमीटर है। इसका नाम जो है तिब्बत में सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 12 नंबर उत्तर देंगे। लू गर्मी के मौसम के दौरान रिक्त स्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। लू जो है गर्मी के मौसम में कहाँ पर उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों में की ओर जो है उड़ती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो साथियों राजस्थान, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 12 पे आपका राइट। ठीक है। उत्तरी भारत में गर्मियों के उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों की ओर उड़ती है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 नंबर, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाती है असम में, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट है। ठीक है, असम के डिगबोई क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 14 नंबर है, उत्तर देगा सही उत्तर का। पूछा कि आपका भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे रिक्त स्थान कहते हैं वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था, क्या बताइए। भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे रिक्त स्थान कहते हैं वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जो है जलमग्न हो गया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर है इंदिरा पॉइंट, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया 14 पे आपका राइट है। ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है, बताइए। भारत में सबसे ज्यादा खेती है किस फसल की होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो आपका उत्तर साथ ही चावल की, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। भारत में सबसे अधिक खेती जो है चावल की होती है तथा चावल की खेती में अग्रणी राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए गेहूं की खेती आती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 16 नंबर है, क्या पूछा गया, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या है साथियों, बताइए। 16 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 25% और 7,500 रुपये, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को प्रतिशत इकाई लागत जो है 33% अथवा अधिकतम जो है 10,000 रुपये, अन्य लाभार्थियों के लिए 25% अथवा अधिकतम जो है 7,500 तक का राज्य सहायता एवं शासकीय अनुदान देने का जो है निश्चय किया है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या आपका 17 नंबर है, क्या पूछा गया उत्तर देंगे क्वेश्चन के। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, बताइए। एक सहकारी समिति के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखिए आपका हो जाएगा साथियों
10 जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 नंबर उत्तर देंगे। यहाँ पे दिया गया है सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है, क्या बताइए। सकल राष्ट्रीय आय जो है हमेशा आपके निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित क्या होता है, तो इसमें सम्मिलित होता है आपका साथियों पूंजी खपत भत्ता, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया, बताइए। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पहली बार घोषित किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका धान के लिए, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 20 नंबर है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश की जो प्रजनन दर है साथियों विश्व में सर्वाधिक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर साथियों आपके माली देश की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका है, ठीक है। कुल प्रजनन दर बालकों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होती है। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर आपका अफ्रीका देश के माली की है, ठीक है। माली की प्रजनन दर आपके देखिए सभी अफ्रीकी देशों में सबसे अधिक है, ठीक है। कितना है, तो 5.95 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 नंबर है, उत्तर देंगे क्या पूछेगा। 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया, बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका कन्नड़ को, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट, ठीक है। 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कन्नड़ भाषा को जो है शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा जो आपका मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को जोड़ा गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं शामिल है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 है, उत्तर देंगे राइट आंसर। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है, बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सत्य नहीं है, तो आपका देखिए क्या पूछा गया है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का जो पद है केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद कौन होता है, तो राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सत्य कथन नहीं होगा, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, सही है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा का बहुमत प्राप्त न हो। तो जो आपका तीनों दिए गए हैं नीचे के तीनों सही है, लेकिन जो आपका दिया गया राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री का पद है केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। राज्य स्तर पर राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, मुख्यमंत्री का नहीं। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 उत्तर देंगे राइट आंसर, क्या पूछा है? संसद के दो सत्रों के बीच की अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, बताइए। संसद के दो सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल है कितना हो सकता है साथियों, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 माह का, 6 महीने का। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 24 है, 24 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल सॉरी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, बताइए। मैंने आपको अभी उसी दिन पढ़ाया था ये वाला। तो आपका उत्तर हो जाएगा 12, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। राज्यसभा की बात करेगा तो 12 और लोकसभा की बात करेगा तो 2, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका क्या पूछेगा। 25 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था, बताइए। तो आपका उत्तर साथियों अमेरिका, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का जो विचार है अमेरिका के संविधान से प्रेरित था, अर्थात मौलिक अधिकारों का जो उपबंध है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसका उल्लेख जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वर्णित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर क्या होता है, तो आपका उत्तर क्लोरोफिल, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर उत्तर देंगे। एनजीओ प्लास्टी साफ करने के
साफ करने की प्रक्रिया क्या बताइए? एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अवरुद्ध हृदय धमनियों को, जो आपका दिया गया आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि जो आपकी ब्लॉकेज होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अवरुद्ध हृदय की धमनी यानी कि जो आपके हार्ट अटैक की जो रीजन होता है उसकी बात कर रहे हैं। एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया है, क्या साफ करने की प्रक्रिया है? तो अवरुद्ध हृदय धमनियों की, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 27 में आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। इसके अंतर्गत जहां धमनियां अवरुद्ध हो जाती है वहां धमनियों को फैलाने में सहायता करते हुए अस्थायी रूप से एक छोटे गुब्बारे को निविष्ट करने और फुलाने की प्रक्रिया शामिल होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 28 है, 28 नंबर है, क्या दिया गया क्वेश्चन में? सोडा अम्ल अग्निशामकों में किसका प्रयोग होता है बताइए? सोडा अम्ल अग्निशामकों में अधिक स्थान प्रयुक्त होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों NaHCO3। NaHCO3 जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 28 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या पूछेगा? एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइड कणों की गति क्या कहलाती है बताइए? एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइड कणों की जो गति है साथियों क्या कहलाती है? तो विद्युत कट संचलन कहलाती है, ठीक है। विद्युत कट संचलन, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। जब किसी क्लोराइड विलयन में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो क्लोराइड कण जो आपके आवेशित होने के कारण अपने से विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इसी विद्युत कण को जो आपका संचलन कहते हैं, ठीक है, विद्युत कट संचलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 30 नंबर है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखें, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश क्या बताइए? सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 30 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि सौर भट्टी को बड़े अवतल परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है। अवतल परावर्तक सूर्य की उष्मा किरणों को भट्टी पर फोकस करता है जिसके कारण सौर भट्टी गर्म हो जाती है। इस भट्टी में स्टील को भी पिघलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले बार चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। बाकी आपसे का जो भी डाउट होगा हमें पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।